प्लस ICS यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दीपावली की रात है और पूरा भारत दीपों की रोशनी में जगमगा रहा है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर इसी तरीके से बना रहे। आपके परिवार में सुख, समृद्धि, खुशहाली, स्वास्थ्य के साथ साथ आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती रहे। यही हमारी माँ लक्ष्मी से आप सभी के लिए शुभकामना है, दुआ है। और इसी के साथ आज से हम लोग रेलवे के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं रेगुलर बेसिस पे। इस टेस्ट सीरीज़ को आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख कर के ही तैयार किया गया है। हमें पूरा यकीन है कि आपका तैयारी जो है इस सीरीज़ के बाद उसमें काफ़ी मदद मिलेगी आपको। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है, मेहनत किया गया है इसके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं रेलवे टेस्ट सीरीज़। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। आइए पहले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, एक्स ने 750 रुपये के अंकित मूल्य वाले 20 कमीज़ों का एक ऑर्डर दिया है। ठीक है, एक कमीज़ का जो दाम है वो 750 रुपये है और इस तरीके के 20 कमीज़ को खरीदने पर 20% का छूट है। आप ये बात समझें कि अगर 20% का डिस्काउंट है, अगर 20% का डिस्काउंट है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 1/5 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि हर 5 रुपये में 1 रुपये के छूट है। 1/5 अगर डिस्काउंट है एक शर्ट पे, तो आप हमको बताइए कि 750 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तुओं पर 1/5 यानी कि 150 रुपये का डिस्काउंट होगा। तो डिस्काउंट के बाद एक कमीज का दाम कितना होगा? 750 रुपये, 750 से डिस्काउंट के बाद एक कमीज का दाम हो जाएगा 600 रुपये। इस तरह की कितनी कमीज़ें खरीदी गई है? 20 कमीज़ें। तो आप कहेंगे सर 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल जो दाम है वो 12,000 रुपये होगा डिस्काउंट देने के बाद। अब बोला गया है कि अगर आप सारा का सारा पेमेंट कैश में करते हैं तो 500 का एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, तो 500 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा, यानी अब हो गया 11,500 रुपये। ठीक है, 20 कमीज़ों का टोटल ये समझिए कि सेलिंग प्राइस है और हर कमीज का सेलिंग प्राइस क्या है? बराबर है, सब इक्वल है। तो आपसे प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि 11,500 में हम डिवाइड करेंगे कितने से? 20 से, तभी तो एक कमीज का विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे। 750 रुपये अंकित मूल्य है, 1/5 अगर डिस्काउंट है 1/5 यानी एक कमीज पे 150 रुपये का डिस्काउंट होगा, तो एक कमीज को बेचा जाएगा 600 रुपये में। और इस तरह के टोटल 20 कमीज जो है वो ऑर्डर किए गए हैं, यानी कि टोटल कमीज़ों का जो डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 12,000 रुपये का बनेगा, लेकिन इसके बाद 500 रुपये का एक डिस्काउंट और दिया जाता है। तो अब जो टोटल हो गया 11,500 रुपये सेलिंग प्राइस है, और ये एक कमीज का नहीं है, 20 कमीज का है। तो एक कमीज का आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 57 दूना 114, एक बचेगा 10, 575 रुपये। एक कमीज का विक्रय मूल्य है 575 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, सरला और किशोर की आयु का योगफल, ये किशोर है और ये सरला है, उनकी आयु का जो टोटल योग है वो 26 वर्ष है। 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की, इसीलिए आप पटाखों की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो किशोर को पहले लिखा गया है क्योंकि किशोर को पहले बोला गया क्वेश्चंस में। तो किशोर का जो एज है वो अगर 3 है तो सरला का जो एज है वो 2 है। ठीक है, ये बात एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 3 साल पहले का रेशियो है, 3 साल पहले का रेशियो है।
तो आप रेशियो को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये जो टोटल एज दिया हुआ है सरला और किशोर का 26 वर्ष, आप गौर करें कि अगर अभी दो लोगों का टोटल एज 26 वर्ष है तो अगर हम 3 साल पीछे जाएंगे तो 3 साल ये भी माइनस होगा और 3 साल किशोर का एज भी माइनस होगा। यानी कि 3 साल पहले अगर हम टोटल जाते हैं, 3 साल पहले, तो दोनों का टोटल एज कितना हो जाएगा? 26 माइनस 6, टोटल 20 साल, है ना। 3 साल दोनों माइनस होगा। तो 3 साल पहले का रेशियो भी है और 3 साल पहले का टोटल एज भी है, आराम से निकाला जा सकता है। 3 और 2, 5 का वैल्यू 20 होगा अगर, तो 5 का वैल्यू अगर 20 है तो 1 का वैल्यू 4 ही तो होगा। आपसे पूछा जा रहा है सरला की वर्तमान आयु, 1 का वैल्यू अगर 4 है तो 2 का वैल्यू 8 साल होगा। लेकिन ये 8 साल कब का बात है? 3 साल पहले का। जब हम प्रेजेंट में आना चाहेंगे तो 3 साल ऐड करेंगे। सरला का जो प्रेजेंट एज है वो 11 वर्ष है, 11 वर्ष है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। इसको देखिए, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कुल राशि पूछी जा रही है, यानी कि अमाउंट मांगा जा रहा है। 2 साल के बाद कुल कितनी राशि चुकाई जाएगी उसके बारे में आपसे मांगा जा रहा है। 2 साल के बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान, बिल्कुल अमाउंट निकालना है। चाहे तो रेशियो लगा लीजिए, नहीं तो सक्सेसिव डिस्काउंट लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। सक्सेसिव परसेंटेज 10% है, हाँ, 10% प्लस 10 गुने 10/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 10 20 और 1 21%। भाई 21% का तो सिर्फ इफेक्टिव रेट हुआ, CI होगा 21% का। हमें तो टोटल अमाउंट चाहिए। 121% कितने का? 9000 का 121%, और ये होगा क्या? टोटल अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से टोटल अमाउंट। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में तो एक 0 रहेगा। 9 और 12 9 78 से 10,890 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये सक्सेसिव इफेक्टिव रेट लगा सकते हैं आप, सक्सेसिव रेट। ये देखिए, टाइम एंड वर्क का अच्छा सा क्वेश्चन है। 8 पुरुष और 6 महिलाएं 5 दिन में करती हैं, और 6 पुरुष और 8 महिलाएं भी 5 दिनों में करती है। जो समय लिया गया है 8 पुरुष और 6 महिलाओं के द्वारा, वो समय और 6 पुरुष और 8 महिलाओं के द्वारा लिया गया, दोनों समय तो बराबर है, 5-5 दिन में काम हो रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 8 पुरुष और 6 महिला जो है वो बराबर होगा 6 पुरुष और 8 महिला के? ठीक है, P से पुरुष और M से महिला। 8 पुरुष 6 महिला बराबर 6 पुरुष 8 महिला, क्योंकि दोनों का लिया गया समय बराबर है तो दोनों का एफिशिएंसी भी बराबर होगा। अगर इसको इधर लाते हैं तो ये 2 पुरुष होगा, इसको उधर ले जाते हैं तो 2 महिला होगा, यानी कि पुरुष और महिला का जो रेशियो है वो दोनों बराबर हो गया 1:1। ठीक है, किसी भी तरीके से बना दीजिए। आइए, 8 पुरुष के जगह पर कितना इफिशियंसी रखेंगे आप? 1। महिला के जगह पर कितना रखेंगे? 1, यानी कि 8 × 1 8, 6 में 1 से गुना करेंगे 6, टोटल कितना काम हुआ? 14 काम हुआ। तो कितना दिन लगा? 5 दिन लगा। हाँ भाई, 5 दिन तो दिया हुआ इस सवाल में। अब हमारा सवाल है 7 पुरुष और 7 महिला। पुरुष और महिला का एफिशिएंसी अगर बराबर है तो आप यहाँ पर भी 1 रखेंगे, यहाँ पर भी 1 रखेंगे। तो 7 में 1 से गुना करिए 7, फिर 7 में 1 से गुना करिए 7, दोनों मिल के करेंगे तो कितना काम होगा? 14 काम होगा। कितना दिन लगेगा? बस 14 से 14 कैंसिल है, आप कहेंगे टोटल लगने वाला समय 5 दिन। ठीक है, इफिशियंसी दोनों का, पुरुष और महिला का बराबर है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, है LCM HCF का सवाल, लेकिन कोई दम नहीं है इस क्वेश्चंस में। आप देखिए कि
बोल रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 48 है। लघुत्तम और महत्तम का जो गुणनफल है वो 48 है। आप अच्छे से जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। भाई अगर संख्या 11 और 24 हो और दोनों को गुना करेंगे तो क्या ये 48 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 17 में 4 से गुना करेंगे 48 थोड़ी ना होगा। 12 में 25 से गुना करेंगे ये तो 300 हो जाएगा। 16 में 3 से गुना करेंगे 48 भी होगा और दोनों संख्याओं का अंतर 13 भी होगा। ठीक है, सवाल करने से पहले ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी सवाल को करने के कितने रास्ते हैं। आपको किसी भी सवाल को बनाने के जितने रास्ते मालूम होंगे आप सवाल को उतना ही जल्दी आप कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि आप किसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ठीक है, और अगर आपको सिर्फ वो मेन रोड के अलावा और कोई दूसरा रोड या कोई रास्ता नहीं पता हो तो आपको उस जाम में, ट्रैफिक में तब तक इंतज़ार करना होगा तब तक वो रोड पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाए। अगर आपको कोई दूसरा रास्ता पता हो, आप साइड से, कोई बगल वाली गली से, दूसरे रास्ते से उस जाम से बच सकते हैं। तो उसी तरीके से सवाल को करने के भी अलग अलग रास्ते हैं। कोई एक मेथड अगर उस समय एग्ज़ाम के समय स्ट्राइक नहीं कर पाया, कोई दूसरा तरीका लगा करके निकाल लीजिए रिज़ल्ट को। ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों का होना ज़रूरी है और बेस्ट तरीका होना भी ज़रूरी है। ढेर सारे तरीक़ों को जान लिए और एग्ज़ाम में एक भी अप्लाई नहीं कर पाए, वो भी थोड़ा मुश्किल प्रॉब्लम है ना, दिक्कत वाली बात है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, क्या हम फिगर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे फिगर थोड़ा तिरछा है, एडजस्ट कीजिएगा कुछ इस तरीके से मान लीजिए 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। मान लीजिए ये खिड़की है, ठीक है, और ये सीढ़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ी है। इस तरीके से ये सीढ़ी है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो 13 मीटर है और जो खिड़की है वो ज़मीन से 12 मीटर ऊंची है। ये खिड़की का, विंडो का हाइट दिया हुआ है। भाई मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, आपको तो अच्छे से पता होगा कि ये पूरा का पूरा 5 मीटर होगा, है कि नहीं? पाइथागोरस अगर आप लगाते हैं, अगर ये 13 है, ये 12 है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो क्या बोलेंगे आप, नीचे का जो बेस है वो 5 होगा। अगले क्या सवाल में क्या बोला जा रहा है कि यदि इसके पैर को उसी बिंदु पर रखते हुए इस पॉइंट को बिना खिसकाए इस सीढ़ी को दीवार के दूसरी तरफ लगा दिया गया है, गली के दूसरी तरफ लगा दिया गया है और यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। यानी कि अब ये जो खिड़की है, ये ज़मीन से जो ऊंचाई है खिड़की का वो 5 मीटर है। सीढ़ी का लंबाई तो अभी भी 13 ही होगा। जब ये 13 और ये 12, ये 5 है, ये 13 ये 5 है तो ये 12 ही होगा। पटाखों की आवाज़ बहुत ज़ोरों से। तो टोटल गली की जो चौड़ाई है वो 12 और 5 17 मीटर। हाँ, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है जो आप नहीं समझ पाएंगे। देख लीजिए 12 5 13, 12 5 13 का ट्रिपलेट है। आराम से गली की चौड़ाई निकाली जा सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जॉन 90 किलोमीटर की दूरी को 30 के स्पीड से तय करता है और 60 के स्पीड से वो वापस लौट आता है। बहुत बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक है। एवरेज चाल के लिए आपको अच्छे से पता है, यदि 2 बराबर दूरियों को अलग अलग चाल से तय किया जाए तो हमारा औसत चाल के लिए फॉर्मूला है 2xy बटा x प्लस वाई। सवाल को बिना फॉर्मूले के भी किया जा सकता है, ठीक है। 2 इंटू एक्स यानी कि 30 इंटू 60 बटा में x प्लस वाई यानी कि 90, ठीक है। ये कैंसिल होगा 3 बार में और ये कैंसिल होगा 20 बार में। 20 दूना
40 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। दो बराबर दूरी को यदि अलग अलग चाल से तय किया जाए, एवरेज स्पीड 2xy बटा x प्लस वाई। ठीक है, तरीका और भी है अलग अलग सवाल में। अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा तो अलग तरीका देखेंगे। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अगर हम लोग कोन को ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, एग्जाम में इतना लंबा करना नहीं है। ये रेडियस कितना 10 और इसका तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट ये दिया गया है 10.5 यानी कि 21/2, दोनों सेंटीमीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये है हमारा शंकु का हाइट। सवाल में मांगा गया है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल, फॉर्मूले तो याद होंगे आपको। पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया नहीं है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए उसमें आपको बेस का एरिया भी ऐड करना पड़ेगा, फिलहाल उसकी ज़रूरत है नहीं। तो सरफेस एरिया पाई आर एल यहीं पे बना लेते हैं। ये है आपका पाई आर और एल 21/2। बोलिए ये कैंसिल है 3 बार में, ये कैंसिल हो गया 11 बार में। 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 पर 1 0 और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, पाई आर एल बिल्कुल। व्यास 20 है तो रेडियस तो 10 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। x जो है वो किसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, y जो है वो उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, और z जो है वो y से 50% अधिक कुशल है। देखिए अगर y जो है 100 काम करता है, अगर उसकी इफिशियंसी y का 100 है तो वो कितना 30 दिन में काम को कर पाता है। बोल रहा है कि z जो है वो 50% ज़्यादा है, यानी कि जब वो 150 काम करेगा तो कितना दिन में काम होगा। तो ये 5 बार में काटिए इधर और इसको 20 बार में काटिए, यानी कि क्लियर हो गया कि जो z है वो उसी काम को 20 दिनों में कर पाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगर आप LCM करते हैं इसको तो 180 होगा। हाँ जी, एक दिन में 10 काम, एक दिन में 6 काम, एक दिन में 9 काम, कोई इशू नहीं है। z और y काम शुरू करते हैं लेकिन दोनों को 4 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। y और z मिल करके एक दिन में 15 काम करेंगे तो 4 दिन में 60 काम करेंगे, माइनस हो जाएगा 120 काम अभी भी बाकी है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। x जो है x P की सहायता से, अब एक नया आदमी आ गया है काम में शामिल हो गया है और वो है P, शेष काम को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। आप ऐसे बात को समझें कि अब x और P दोनों मिलकर के 4 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, 4 दिनों तक काम करता है। x का एफिशिएंसी कितना है 10 है, एक दिन में 10 काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा 40 काम। 120 काम में से 40 काम तो x ने किया, बाकी जो 80 काम बचा होगा वो कौन किया होगा? जाहिर सा बात है P किया है। 120 में से 4 दिन में 40 काम x के हिस्से में गया, बाकी 80 काम कितने दिनों में? 4 दिनों में। किसने किया? P ने। यानी कि P जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? 20 काम। कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा जा रहा है P अकेले पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? भाई पूरा काम कितना है 180, और P एक दिन में कितना काम करता है 20 काम, तो पूरा काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आंसर है हमारा 9 दिन। आइए आगे बढ़ते हैं।
बहुत सुंदर सा सवाल है। जब कार की चाल को 30% बढ़ा दिया जाता है तो किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में कम समय लगेगा। भाई इतनी सी बात तो पता है। 30% यदि हम स्पीड बढ़ा देते हैं, आप बात को समझे, 30% बोले तो 130/100, क्लियर। यानी कि आपका जो स्पीड है वो पहले वाले स्पीड का 13/10 है। मतलब ये कि पहले आप 10 के स्पीड से जाते थे, अभी आप 13 के स्पीड से जा रहे हैं। जब भी इस तरह का सवाल दिखे, स्पीड उसका कितना हो गया, 13/10, ये चाल है, 13/10 चाल है मान लीजिए, तो उसको 24 मिनट कम समय लगता है। उसको उसी डिस्टेंस को कवर करने में जनरल टाइम कितना लगेगा, सामान्य समय कितना लगेगा, इसके ऊपर, इसी टाइप के ऊपर हमने एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बना के रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो सामान्य समय लगने के लिए कितना मिनट कम या ज़्यादा लग रहा है सर, 24। उसमें हम लोग गुना करते हैं ऊपर वाले से, यानी कि 13 से। ये ट्रिक है। डिवाइडेड बाई, हम भाग देते हैं कितने से, जितने दोनों का डिफरेंस होता है, जितना दोनों का अंतर है। हम फिर से बोलेंगे कि किसी भी एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, क्लियर। आप इस चीज़ को भी देखिए। तो हमने आपको बताया कि 13/10 चाल है, जितना मिनट पहले लगे, लेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उतना में हम ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। और कितने का डिफरेंस है, 3 का, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कैंसिल है 8 बार में। 13/8 चलोतल से बोले तो 108 मिनट। हाँ भाई 104 मिनट। 104 मिनट में उसको जनरल टाइम लगेगा, सामान्य चाल से तय करने में कार को 104 मिनट लगेगा। 104 मिनट यानी कि 60 मिनट और 44 मिनट, 1 घंटा 44 मिनट। ये है आपका आंसर, ठीक है। इस चीज़ को समझे आप, बहुत कम समय में कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 और 22 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, माध्य कितना होगा। 10 और 22 के बीच, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप बताइए। 11 अभाज्य संख्या है, कहेंगे आप बिल्कुल सही सर। 13 अभाज्य संख्या है। 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 15 तो कट रहा है भाई, ठीक है, तो इसको हटाइए। 17, 19 प्लस कहाँ 21 भी तो कट जाएगा, और हमें 10 और 22 के बीच में रखना है, क्लियर। तो ये 19 का भी फिलहाल कोई काम नहीं है। आप डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, चूँकि 4 संख्या है। अब देखिए 19 और 11 ऐड होकर के 30 हो जाएगा, 17 और 13 भी ऐड होकर के 30 हो जाएगा, 30 और 30 60, 60 में 4 से भागा दे दीजिए 15, ठीक है। ये देखिए बोला जा रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो 900 वर्ग सेंटीमीटर है। हाँ भाई, इतना बेसिक करना हमें ज़रूरी तो नहीं लगता है। क्षेत्रफल जो है वो होता है फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए स्क्वायर का कितना दिया हुआ है, आप कहेंगे सर 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल वर्ग का बोले तो भुजा स्क्वायर यानी कि 900। अब ये जो स्क्वायर है ये उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, 900 का वर्गमूल 30, ठीक है। एकदम इसको इग्नोर करना एग्जाम में, ये सब एकदम टोटल टाइम पास है, टोटल टाइम पास है। तुरंत हमको स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग में कि अगर क्षेत्रफल 900 है तो उसका जो साइड है, एरिया सॉरी स्क्वायर का जो साइड है वो 30 होगा। अब क्या, अगर वर्ग का साइड 30 सेंटीमीटर है तो उसका पेरीमीटर कितना होगा स्क्वायर का, 30 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, सारा का सारा साइड तो बराबर ही होता है। आपसे बोला गया है कि जो वर्ग का जो परिमाप है, हल्का सा बात को समझे आप, ये वर्ग है 30 30 30 30, हाँ भाई टोटल 120। अब इधर में एक है 3 4 5 6, सही है। ये सम षटभुज है, हेक्सागोन।
दोनों का परिमाप बराबर है। अगर इसका परिमाप 130 है तो क्या हम कह सकते हैं कि 120 है, तो इसका परिमाप भी 120 होगा। और टोटल कितने भुजाएं हैं? 6, यानी कि हर जो साइड है वो कितना का होगा? 20-20 का होगा। भाई इतने पढ़े लिखे तो हैं हम लोग। सारा का सारा जो साइड है वो 20-20 सेंटीमीटर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है एरिया निकालने के लिए। समषटभुज का हेक्सागोन का एरिया देखिए कैसे निकालते हैं। इस तरीके से ये टोटल 6 बराबर समबाहु त्रिभुज में इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? आप यहाँ पर देख लीजिए, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, साइड कितना है? 20 इंटू 20। क्लियर? ये जो है ये एक रेक्टेंगल का मतलब ट्राइंगल का एरिया है, और ऐसे ऐसे टोटल 6 हैं। इसमें नहीं दिख रहा होगा, अलग बात है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो टोटल 6 समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म है। ये कैंसिल हो गया 5 बार में। बता दीजिए 20 में 5 से गुना करिएगा 100, और 6 में 100 से गुना कर देंगे 600√3। यहाँ है आपका आंसर। ठीक है, आप प्रयास करिए इन सब चीज़ों को इग्नोर करने का एग्जाम में, जितना जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें उतना अच्छा है। आइए इसको देखिए, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। आप देखें कि क्या हम, ये 3 बार है, तो क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं बड़े आराम से, माइनस इस वैल्यू को क्या 0.1 का क्यूब किया जा सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल। ये देखिए नीचे 2 बार है, 0.58 का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू को देखिए आप ध्यान से, 0.058 है। क्या हम इसको इतना इंटू 0.1 कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1, 3 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में है 0.01 यानी प्लस 0.1 का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऊपर में हो गया a³ माइनस b³ बटा में नीचे में क्या है a² प्लस ab प्लस में लास्ट में b²। हाँ भाई इतना ही तो होगा। अब आप हमको बताइए कि क्या ये a³ b³ जो है माइनस में, उसको हम लोग a माइनस b a² प्लस ab प्लस b² लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो ये पूरा कैंसिल हो गया। फाइनल वैल्यू आएगा आपका a माइनस b यानी कि 0.58 माइनस 0.01, कुछ नहीं है तो आप 0 दे दीजिए। ये 8 है, ये 4 है, 0 है, पॉइंट है। ठीक है, 0.48, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसको देखिए, अच्छा सा सवाल है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि जो व्यापारी है रेफ्रिजरेटर की खरीद पर ये 4 तरह का स्कीम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लोवेस्ट सेलिंग प्राइस किस ऑफर में है? सबसे लोवेस्ट ऑफर सेलिंग प्राइस। आप हमको ये बताइए कि एक पर सेलिंग प्राइस मतलब एक अंकित मूल्य पर एक दुकानदार 30% का डिस्काउंट दे रहा है, कोई दूसरा दुकानदार जो है वो 20% और 12% का डिस्काउंट दे रहा है। आप हमें सिर्फ ये बताइए कि दोनों में से बेटर डिस्काउंट कौन सा होगा? सबको ऐड करने पर जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा आता है वो उतना ही अच्छा डिस्काउंट है फॉर द कस्टमर्स, नॉट फॉर द शॉपकीपर्स। ये टोटल वैल्यू 30 का 30 है, लेकिन ये टोटल वैल्यू 32% है। ये वाला डिस्काउंट जो है वो कस्टमर के लिए बेटर होगा। ऐड करने के बाद आप देख लीजिए कि किसका वैल्यू ज़्यादा आता है ऐड करने पर। ठीक है,
इसके बाद आपके सवाल में ये भी मन उठ रहा होगा कि क्या होगा अगर दोनों का वैल्यू बराबर हो, इन द सेंस कि जरा सा अगर एक डिस्काउंट आपको 30% दिया जा रहा है और दूसरा डिस्काउंट आपको 20% और उसके बाद 10% का दिया जा रहा है, 30% ये भी है, 30% ये भी है। ठीक है, जब वैल्यू ऐड करने पर बड़ा या छोटा आ जाए तो डिसाइड आप कर लेंगे, जो बड़ा है सो बेटर डिस्काउंट है, जो छोटा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन अगर दोनों का सम अगर बराबर हो तो फिर आप देखिए कि जो क्या बोल सकते हैं, जो शुरू में जो वैल्यू जितना बड़ा होगा, शुरू में 30 है और शुरू में 20 है, तो बड़ा कौन सा है? 30 वाला। बस सीधा सा आंसर, ये आपका बेटर डिस्काउंट है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए 10 के बाद 8, एक बार 10% का डिस्काउंट है, उसके बाद 8% का डिस्काउंट है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? ये 18। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल 18। यहाँ बोला जा रहा है 12 प्लस में 10, यानी टोटल कितना डिस्काउंट है? 12 और 10 22। 12% का 2 डिस्काउंट है, 12 है फिर 12 है, कितने का डिस्काउंट है? 24 का। 20% का इस तो सिंगल छूट है। तो आप देख लीजिए ना, एक है 18, एक है 22, एक है 24 और एक है 20। सबसे बेटर डिस्काउंट कौन सा है? जिसका वैल्यू जोड़ने पर सबसे ज़्यादा आएगा। तो 12% का 2 डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, ये कस्टमर के लिए सबसे बेटर है। हाँ, अगर दुकानदार के हिसाब से देखा जाता तो सबसे बेटर डिस्काउंट तो आपका फिर ये हो जाता 18%। जितना कम डिस्काउंट दुकानदार के लिए उतना ही बेटर है। इस सवाल को करिए। आरपीएफ एसआई का सवाल है। देखिए 1/12 1/12, क्या हम इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? रिवर्स जाएगा 12/1। वैसे ये 1 देने का कोई मतलब बनता नहीं है नीचे में। ठीक है, गुना ये हो गया, फिर भाग वाला गुना में कर दिया गया है, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, यानी कि 12 12 और फिर 12। हर बार जो भाग का जो सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन में तो जाएगा, कैंसिल है, ख़त्म कहानी। 12 का क्यूब कितना है? 17 28। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x कोई एक नंबर है, मतलब संख्या है, जो कि 8000 और 8500 के बीच में आती है। x is the least number, smallest number falling between 8000 and what 8500। तो देखिए 12 14 16 35 और 84 से भाग देने पर हर बार जो डिफरेंस है, शेष जो है वो दिया हुआ है। आप अगर गौर से देखें तो सवाल में आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 4 शेष बचता है, डिफरेंस 8 का। 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 बचता है, डिफरेंस 8 का। हर बार आप देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो इक्वल है, बराबर है। ऐसी स्थिति में लास्ट में शेषफल बचाने के लिए 8 को जोड़ना नहीं होगा बल्कि 8 माइनस करना होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो पहले तो हमारा काम रह गया उन सारे संख्याओं का, यानी कि 12 14 16 35 और 84 का 84 का एलसीएम। अब देखिए 12 को लिखा जा सकता है 2 दूना 4 तिया 12, क्लियर है। 14 को लिखा जा सकता है 2 × 7। 16 को लिखा जा सकता है 2 पर पावर 4। 35 को कर दीजिए 5 × 7 और 84 को करते हैं 12 सत्ते 84, यानी कि 2 दूना 4 तिया 12 और सत्ते 84। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एलसीएम निकालने में हमें मैक्सिमम पावर वाली संख्या को लेना है। 2 पर मैक्सिमम पावर 4, यानी 2 पर पावर 4। ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन है वो भी लिखेंगे, जो नहीं कॉमन है वो भी लिखेंगे। उसके अलावा क्या बच गया? 3, क्या बच गया? 7, क्या बच गया? 5,
ठीक है। अब देखिए 16 2 पर पावर 4, 16 पचे 80, ठीक है। 80 में अगर आप 21 से गुना करते हैं, देखिए 80 में यदि आप 21 से गुना करते हैं तो ये हो गया 168, 168 लास्ट में 0। फिर से समझते हैं आराम से। 12, 16, 14, 35 और 84 का जो एलसीएम है वो 1680 है। क्या हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 1680 अगर 12, 14, 16 से डिवाइड है तो इसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो सभी डिवाइड होंगे 12 से। अगर हम इसका डबल करेंगे वो भी कटेगा पांचों संख्या से, यदि हम 4 से गुना करेंगे फिर भी कटेगा पांचों संख्या से। क्या? इसलिए क्योंकि जो नंबर है ना वो 8000 और 8500 के बीच में है। तो आप देखिए कि यदि हम 1680 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है कितना? 0, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 80 और 4 84, ठीक है। ये हमारा संख्या है जो कि 8000 और 8500 दोनों के बीच में है। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ा? क्योंकि कंडीशन ही ऐसा दिया हुआ है, नहीं तो फिर 16 से भी कट रहा है, इसका डबल भी कटेगा, ट्रिपल भी कटेगा, 4 गुना भी कटेगा, 5 गुना भी कटेगा। तो फिर से समझेंगे कि जो 8400 है वो छोटी से छोटी संख्या है जो 8000 और 8500 के बीच में है, एंड विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 12, 14, 16, 35 एंड 84। अब लास्ट का कमाल रह गया कि हर बार जो डिफरेंस है वो क्या है? बराबर का। कितने का? 8 का। तो हमने आपको बताया ये 8 जुटेगा नहीं बल्कि और माइनस होगा। कितना हो गया ये? 8 8400 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8392। सही है, बिल्कुल। ये x है, ये x का वैल्यू है। आपसे पूछा जा रहा है x में दहाई का अंक ज्ञात करिए। दहाई का अंक कितना है? 9 है ना, यूनिट डिजिट नहीं, दहाई का अंक। बस ये है आपका सवाल का जवाब। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 24 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक हेमीस्फेरिकल बोल में लिक्विड भरा है। इस तरीके से एक कटोरा है, इस कटोरे में लिक्विड भरा हुआ है, कुछ न कुछ द्रव है। इस द्रव को बेलनाकार बोतल में भरना है। इस तरीके से बेलनाकार बोतल में भरना है। बोतल का भी सारा डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है। कटोरे को पूरी तरह खाली करने के लिए कितनी बोतलों की ज़रूरत होगी? बस सीधा सा सवाल है कि ये पूरा का पूरा पानी हमें यहाँ से निकाल करके इस तरह के बोतलों में डालना है। तो हाउ मैनी बोटल्स विल बी रिक्वायर्ड? सीधा सा सवाल, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी रहे तो हम क्या करते हैं, जब भी आपसे संख्या पूछा जाए, कितना बोतल, कितना शंकु, कितना बाल्टी, इस तरीके से, तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कितने बोतलों की जरूरत पड़ेगी, तो संख्या में बड़ा वाला आयतन ऊपर में रखेंगे, यानी अर्धगोलाकार ऊपर में रहेगा। अर्धगोलाकार आयतन 2/3 पाई r क्यूब, रेडियस इज गिवन 24। तो ये हो गया 24 इंटू 24 इंटू 24, ठीक है। बटा में बेलन का आयतन पाई r², रेडियस 6 है, तो इसको किया जा सकता है 6 इंटू 6, और हाइट कितना है? 8। हम तो क्या बोलते हैं कि क्यों ना इस 3 को नीचे ले आइए, या फिर चलिए ऊपर भी काट दीजिए। ये कैंसिल है 8 बार में, ये 8 से 8 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। कैसे काटेगा? यहाँ काट लीजिए 4 बार में, यहाँ भी काट लीजिए 4 बार में। बच गया आपका 4, 4 और 2, 4 चको 16, 16 दूना 32। टोटल 32 बेलनाकार बोतलों की जरूरत पड़ेगी। बड़ा वाला आयतन ऊपर होता है, छोटा वाला आयतन नीचे होता है। आप आराम से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। ये देखिए वर्ष 21 और 22 के दौरान 4 अलग अलग स्कूल हैं, 1 2 3 4,
उसमें छात्रों का परसेंटेज दिया हुआ है। स्कूल 1 में 28% पढ़ रहा है तो 2 में 25%। क्वेश्चन बोला गया है कि 2021 में छात्रों की संख्या है 16,000 और 22 में छात्रों की संख्या है 18,000। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपसे मांगा जा रहा है स्कूल 4 में। ठीक है, क्या कर सकते हैं 2021 में आप बताइए 2021 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 16,000। ठीक है, 2021 में स्कूल 4 में कितना है 23% पढ़ रहा है तो ये कैंसिल है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तो ये है 48 और ये है 32, यानी कि 1 0 आ गया, उसके बाद 8, उसके बाद 6, उसके बाद 3, 36 80। 2022 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 18,000 और परसेंटेज है 22%। सही जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल है, ये 0 है, 18 दूना 36 और 18 दूना 36, ये है 396। ठीक है, कितने का डिफरेंस है आप घटा करके देख लीजिए कितने का डिफरेंस है। अगर हम माइनस करते हैं इतना में से 36 80 तो लास्ट में 0 होगा और 8 होगा, है ना, और ये 2 होगा 280। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, ये 38 हो गया, 38 में से 36 जाएगा तो 2 बचेगा। कैलकुलेशन है, जितना टाइम हमको लगा आप उतना टाइम भी ले सकते हैं। आइए, प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से 2 से 3 4 5, ये अप टू 125 तक है और हमें इसका निकालना है एवरेज। जब भी ये डिफरेंस बराबर का हो, एवरेज के लिए, औसत के लिए आप क्या करें, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फिर से सुनेंगे, जब भी ये डिफरेंस बराबर का हो, कहीं से संख्या शुरू हो, कितना भी डिफरेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार 1 की वृद्धि हो रही है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। 125 और 126 का आधा आप करेंगे तो कितना होगा 63। ये है हमारा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P, ठीक है, यहाँ देखिए बना रहे, P का लंबाई नहीं दिया हुआ है, समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 56 के स्पीड से चल रही रेल Q को 170 मीटर Q की लंबाई है। जब 2 रेल एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों का जो लंबाई है वो ऐड ही होगा। P का लंबाई नहीं पता है, Q का लंबाई 170 है, बटा में आप देखेंगे कि ये P का स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और ये Q का स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर और डायरेक्शन है समान। तो अगर ये समान दिशा में है तो चाल तो माइनस होगा, 70 से 56 जाएगा, कितना बचेगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ऊपर जाएगा। हाँ भाई, समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना समय लगा एक दूसरे को पार करने में 1.5 मिनट, 1.1/2 मिनट, तो 1.5 मिनट का मतलब कितना हो गया, ये 90 सेकंड, 1.5 मिनट 90 सेकंड। तो ये कैंसिल है आपका 5 बार में। क्लियर, P प्लस 170 बराबर मल्टीप्लाई करना है, 5×5 = 25, इसको 7 × 2 कर देते हैं, 7 गुना में 2, 5×5 = 25, 25 सते 175, उसका डबल 350। एक बार फिर से 14, 7 गुना 2,
गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 सत्ते 350, बिल्कुल। यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो ये P का लंबाई निकल गया 180 मीटर, बिल्कुल 180 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं। रेल P को सामने से 74 किलोमीटर की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेल R को पार करने में कितना समय लगेगा। अब अगर हम समय निकालते हैं, अब P को R को पार करना है, P का लंबाई 180, R का लंबाई 220, तो लंबाई तो हर हाल में ऐड होगा, डायरेक्शन चाहे जो भी हो। तो 180 और 220 जब आप ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 400 मीटर। सम्मुख डायरेक्शन है, सम्मुख इन द सेंस आप देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन है, तो 74 और ये P का स्पीड 70 ऐड हो जाएगा 144 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए आप यही करेंगे 5/18, 18 8 44 से, ठीक है। आप अच्छे से देख पा रहे हो, 8 5 40, नीचे में 40 है, ऊपर में 400 है, तो ये डिवाइड हो गया 10 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में 10 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सच में ठीक ठाक है, अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए। इसी तरीके से रेगुलर मोड में हम आपके लिए रेलवे और जीडी के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आते रहेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। एक बार आप सभी को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और इस क्वेश्चंस, इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। प्रैक्टिस करने में आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, और हाँ, हैप्पी दीपावली।